हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और रोमानिया के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ATC ट्रोम फ्लाइट 371 को गाइड कर रहा था, जो अभी अभी महज 2 मिनट पहले ही उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था, दोनों पायलट्स ATC से कनेक्टेड थे। पर अचानक ATC को एयरपोर्ट से कुछ दूर एक धमाके की आवाज सुनाई दिया। वो सोच में पड़ गए कि भाई ये धमाका कैसे हुआ। तभी उनकी नजर रडार पर पड़ी। फ्लाइट 371 रडार से गायब हो चुका था और बस पलक झपकते ही ये प्लेन धरती से टकरा गया। क्या थी पूरी कहानी, कैसे ये प्लेन अचानक से मौत के मुंह में समा गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 31 मार्च 1995 ओटोपेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोमानिया एयरबस A310 का एक विमान ट्रोम फ्लाइट 371 उड़ान की तैयारी कर रहा था। इसे रोमानिया से बेल्जियम जाना था। प्लेन में 11 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 2 पायलट्स थे। कैप्टन काफी एक्सपीरियंस थे, इनके पास 14,312 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने एयरबस A310 सिर्फ 1735 घंटों तक उड़ाया था। हालांकि ये कम नहीं है, पर 14,000 फ्लाइट आवर के एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में ये 1,500 बहुत ही कम लगता है। फर्स्ट ऑफिसर 51 वर्ष के थे और इनके पास 9,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं 650 घंटों तक इन्होंने A310 को उड़ाया था। पर एक चीज इनके लिए बिल्कुल ही नया था और वो था एल्टीट्यूड इंडिकेटर। इन्होंने आज तक जितने भी प्लेन उड़ाया उन सब में वेस्टर्न स्टाइल इंडिकेटर लगा हुआ था और ये पहली बार था जब वो सोवियत बिल्ड प्लेन उड़ा रहे थे। इस प्लेन का एल्टीट्यूड इंडिकेटर थोड़ा सा अलग था। इन दोनों इंडिकेटर्स में बस फर्क इतना था कि वेस्टर्न बिल्ड इंडिकेटर में बीच का जो ब्लैक इंडिकेटर है वो मूव नहीं होता, उसके बजाय बैकग्राउंड मूव होता है। वहीं सोवियत बिल्ड इंडिकेटर में पीछे का जो बैकग्राउंड है वो फिक्स होता है और ये जो ब्लैक इंडिकेटर है वो मूव होता है। यहाँ पर ये ब्लू वाला पार्ट स्काई को इंडिकेट करता है और नीचे ग्राउंड को इंडिकेट करता है और ये जो ब्लैक लाइन है वो प्लेन को इंडिकेट करता है। अगर ये लाइन एकदम मिडिल में है तो समझो प्लेन स्टेबल है। वहीं अगर ये ब्लू पार्ट की ओर जा रहा है तो समझो कि प्लेन का नोज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो समझो प्लेन का नोज धरती की ओर जा रहा है, यानी कि एल्टीट्यूड कम हो रहा है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस इंडिकेटर का। ये 2 तरह का इंडिकेटर होता है जिसे देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं अपनी कहानी पर। प्लेन में 49 पैसेंजर्स एक एक करके सवार होने लगे। क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को मिला के प्लेन में कुल 60 लोग मौजूद थे। खैर, सारे जांच पड़ताल के बाद ये प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो गया। सुबह का वक्त था। करीब 9 बजे ATC ने कहा कि आप रनवे 08 पर टैक्सिंग करते हुए चले जाइए। फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, वहीं कैप्टन इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। अब देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। यहाँ पर आगे की कहानी समझने के लिए प्लेन का छोटा सा इतिहास भी जान लेते हैं। ट्रोम फ्लाइट 371 को सबसे पहले पैन एम एयरलाइन कंपनी ने 1987 में खरीदा, लेकिन आगे चल के पैन एम 1991 में बैंकरप्ट हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा एयरलाइन सामने आया और कहा कि भाई ये प्लेन मुझे दे दो। अब डेल्टा एयरलाइन ने इस प्लेन को 3 सालों तक उड़ाया। इन 3 सालों में इस प्लेन ने 6,216 बार टेक ऑफ और लैंडिंग किया। इस 6,216 बार उड़ान भरने के दौरान कई बार पायलट ने ये नोटिस किया कि इसके पहले इंजन का जो थ्रस्ट लीवर है वो अपने आप कम होने लगता है। वैसे तो ये प्लेन में बहुत बार हुआ, लेकिन इसका कंप्लेन सिर्फ 12 बार किया गया। मेंटेनेंस टीम भी परेशान थे, क्योंकि वो कभी इसका मोटर चेंज कर रहे थे, कभी लुब्रिकेंट डाल रहे थे, तो कभी कुछ और कर रहे थे। ये सब कुछ करने के बाद कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद सेम प्रॉब्लम दोबारा से होने लग रहा था। एयरबस की टीम को भी इन्फॉर्म किया गया। उन्होंने कहा कि मे बी इसके मोटर में प्रॉब्लम होगा या फिर थ्रस्ट लीवर के कपलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो थ्रस्ट लीवर को होल्ड करके रखता है, मे बी वहां पर फ्रिक्शन कम हो गया होगा, जिसकी वजह से थ्रस्ट लीवर फिसलकर अपने आप नीचे आ जाता होगा। साफ शब्दों में कहें तो एयरबस की टीम ने भी कोई बड़ा कदम नहीं लिया और बस उन्हीं बातों को दोहरा दिया।
जो मेंटेनेंस टीम ऑलरेडी कई बार करके देख चुके थे। फाइनली डेल्टा एयरलाइन ने थक हार कर पायलट्स को पहले से ही ये वार्निंग देने लगा कि भाई देखो, इस प्लेन का थ्रस्ट लीवर नंबर 1 अपने आप नीचे आने लगता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना। मतलब कि सेफ्टी का इतना बड़ा लूप होल यहाँ पर था, फिर भी इस प्लेन को उड़ाने की इजाजत दी गई। एक्शन बस इतना लिया गया कि पायलट्स को साफ साफ बता दिया गया कि भाई इसमें प्रॉब्लम है। फाइनली डेल्टा एयरलाइन ने भी इस प्लेन को बेच दिया और इस तरह से ये प्लेन बना ट्रोम एयरलाइन फ्लाइट 371। जब कोई एयरलाइन कंपनी किसी सेकेंड हैंड प्लेन को खरीदती है तो प्लेन के साथ साथ उसका सर्विस मैनुअल भी होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि पास्ट में इसके साथ क्या क्या हो चुका है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। नाउ अब आते हैं अपनी कहानी पर। फ्लाइट 371 सुबह के 9:06 में उड़ान भरा। दोनों पायलट्स को यह पता था कि इस प्लेन के दोनों इंजन के पावर को कंट्रोल करने के लिए 2 थ्रस्ट लीवर है, लेकिन इंजन नंबर 1 का थ्रस्ट अपने आप कम होने लगता है। खैर यहाँ पर टेक ऑफ के बाद एटीसी ने कहा कि आप लेफ्ट की ओर मुड़ जाइए। पायलट ने भी ठीक वैसा ही किया। एटीसी रडार पर नजर बनाए हुए थे, तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एल्टीट्यूड का बढ़ना बंद हो गया और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन रडार से गायब हो गया। क्या हुआ पता नहीं, बस एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। एक दूसरा प्लेन उसी रास्ते से आ रहा था। एटीसी के पूछने से ये पता चला कि ये फ्लाइट 371 ही था, जो अब नहीं रहा। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना इम्पॉसिबल हो गया। प्लेन बुरी तरीके से पिचक चुका था। जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ वहां 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ये गहराई इतनी थी कि 2 मंजिला इमारत को भी अगर उस गड्ढे में डाल दो तो वो पूरी तरह से दफन हो जाएगा। जरा सोचिए कि कितनी तेजी से ये प्लेन धरती से टकराया होगा। आसपास के घरों में क्रैक्स आ गया। इस कोलिजन की वजह से सभी 60 लोग मारे गए और जो पायलट्स प्लेन के कॉकपिट में सवार थे उनके बॉडी को भी रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लेन नोज के बल ही धरती से टकराया था। खैर जो होना था वो तो हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गए। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत फॉल्टी थ्रस्ट लीवर से हुई, जो बिना कहे पूछे अपने आप कम हो जा रहा था। अब उन्हें ये पता लगाना था कि क्या इस खराब थ्रस्ट लीवर की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है। दोस्तों एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक इंजन के खराबी के बाद भी प्लेन उड़ सकता है, और थ्रस्ट लीवर की खराबी यानी कि इंजन की खराबी, ऐसे में दूसरा इंजन प्लेन को सही सलामत उड़ा सकता है। इसलिए पूरा का पूरा इल्जाम थ्रस्ट लीवर पर डाला नहीं जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को भली भांति ये पता था। उन्होंने इस फॉल्टी थ्रस्ट लीवर के कारणों का पता भी लगाने की कोशिश किया, लेकिन जो काम एयरबस की टीम, एयरलाइन कंपनी और मेंटेनेंस टीम पिछले 7-8 सालों से नहीं कर पाई, वो इन्वेस्टिगेशन की टीम कैसे कर पाता। और अब तो वो प्लेन भी नहीं रहा कि उसके पार्ट्स को खोलकर अच्छी तरह से छानबीन किया जाए। खैर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा था, क्योंकि प्लेन जिस स्पीड से धरती से टकराया था, या तो ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ होगा या फिर इसे जानबूझकर गिराया गया होगा। इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी जांच की जा रही थी। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ने फ्लाइट 371 के लॉगबुक को चेक किया। उन्होंने पाया कि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि थ्रस्ट लीवर नंबर 1 अपने आप कम हो जा रहा था। इस विषय में उन्होंने डेल्टा एयरलाइन से भी बात किया। उन्होंने कहा कि हमारे टीम ने 12 बार इस प्रॉब्लम को नोटिस किया और बहुत बार ऐसा था कि इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं की गई। खैर अब इन्वेस्टिगेशन की टीम एटीसी के पास पहुंच गए। एटीसी के पास बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कि प्लेन कब कहां कितने एल्टीट्यूड में, इवन एटीसी और पायलट के बीच क्या क्या बातचीत हुआ, ये सारी जानकारी एटीसी के पास होती है। जब रडार पर प्लेन के लोकेशन को देखा गया तो पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ा। हो सकता है इसी दौरान प्लेन के थ्रस्ट लीवर में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि अगर प्लेन का थ्रस्ट लीवर नंबर 1 आइडल पर चला जाए तो प्लेन का लेफ्ट इंजन पावर जनरेट करना बंद कर देगा। ऐसे में प्लेन का राइट इंजन प्लेन को आगे की ओर धकेलता रहेगा।
जिसकी वजह से प्लेन में एक तरफा फोर्स लगेगा और धीरे धीरे प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर प्लेन को वैसे भी लेफ्ट की ओर ही मुड़ना था। फ्लाइट 371 के साथ असल में क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेटर्स के पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। फाइनली उन्होंने एटीसी के कॉल रिकॉर्डिंग को सुना और इस रिकॉर्डिंग ने केस को सिंप्लीफाई करने के बजाय इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब कंफ्यूजन का लेवल डायरेक्ट 2 से 10 तक पहुंच गया। ये कंफ्यूजन दरअसल 2 अलार्म की वजह से हुआ। प्लेन में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल खराबी, कोई भी गड़बड़ी ना हो और वो प्लेन क्रैश हो रहा है, तब भी एक अलार्म बजता है और इस अलार्म को हम कहते हैं ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, यानी कि GPWS अलार्म। ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं बजता, बल्कि जब प्लेन का सेंसर ये देखता है कि प्लेन लगातार नीचे धरती की ओर जा रहा है, लेकिन इसका जो लैंडिंग गियर है वो क्लोज है, यानी कि प्लेन को लैंड नहीं करना है, तो फिर क्यों ये धरती की ओर जा रहा है। इसलिए प्लेन का कंप्यूटर कॉकपिट में ये अलार्म बजा देता है। लेकिन फ्लाइट 371 में ये अलार्म कहीं भी नहीं बजा। इवन इस अलार्म का कोई भी कनेक्शन थ्रस्ट लीवर के साथ नहीं होता, इसलिए इसे 100% बजना ही चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इस अलार्म के अलावा भी एक और अलार्म बजना चाहिए था और वो अलार्म है ओवर स्पीड अलार्म। प्लेन चाहे टेक ऑफ करे या लैंडिंग, हर स्टेज में प्लेन की स्पीड निर्धारित की जाती है। अगर इसका स्पीड इस निर्धारित स्पीड से अधिक चला जाए तो प्लेन में ओवर स्पीड अलार्म बजने लगेगा। और जिस तरह से ये क्रैश हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लेन अपने स्पीड लिमिट को पार कर चुका था। 20 फीट का गड्ढा ऐसे ही नहीं बन जाता। ऐसे में प्लेन के कॉकपिट में ओवर स्पीड अलार्म भी बजना जरूरी था, फिर भी ये अलार्म नहीं बजा। इन छोटे छोटे सबूत की वजह से ये केस और भी कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। अगर कोई इन सारे कंफ्यूजन्स का पर्दाफाश कर पाता तो वो था प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स। खैर कुछ ही महीनों बाद प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स के डाटा को रिकवर कर लिया गया। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आया उसने बहुत सारे काले चेहरों से पर्दा हटा दिया। रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट 371 टेक ऑफ के तुरंत बाद लेफ्ट की ओर मुड़ गया। अब देखो यहाँ पर FMS यानी कि प्लेन का जो कंप्यूटर होता है उसमें सारे वे पॉइंट्स को डालना पड़ता है। वे पॉइंट्स मतलब कहाँ पर प्लेन को किस दिशा में मुड़ना है, और ये सब जो डाटा कंप्यूटर में डाला जाता है वो टेक ऑफ के पहले से ही डाल दिया जाता है, ताकि उड़ान के बाद वो दूसरे कामों पर भी ध्यान दे सके। लेकिन जैसे ही फ्लाइट 371 टेक ऑफ किया, वैसे ही ATC ने जो पहले से निर्धारित रास्ता था उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मे बी उस रास्ते में कोई और प्लेन होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए ATC ने कहा कि आपको थोड़ा सा जल्दी मुड़ना है। अब यहाँ पर कैप्टन कंप्यूटर में उन वे पॉइंट्स को अपडेट करने लगा। इनका काम था प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करना, लेकिन अब वो फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में बिजी हो चुके थे। उधर फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को फ्लाई कर रहे थे। धीरे धीरे प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा और यहीं पर हो गई वो गड़बड़ी जो इस प्लेन में पहले से मौजूद था। जी हाँ, इंजन नंबर 1 का थ्रस्ट लीवर, ये लीवर धीरे धीरे डाउन होने लगा और कुछ ही सेकेंड्स में ये आइडल पर चला गया। इस बात से दोनों पायलट बेखबर थे। फर्स्ट ऑफिसर धीरे धीरे योक की मदद से प्लेन को लेफ्ट की ओर मुड़ने लगे, लेकिन यहाँ पर प्लेन धीरे धीरे मुड़ने के बजाय दुगनी तेजी से लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा, क्योंकि प्लेन का इंजन एक तरफा फोर्स जनरेट कर रहा था और वो भी प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ रहा था। इधर ATC के आदेश के अनुसार फर्स्ट ऑफिसर भी प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ रहा था, इसलिए कुछ सेकंड्स के अंदर ही प्लेन 40 डिग्री को भी पार कर गया। तभी कैप्टन ने देखा कि इंजन नंबर 1 का थ्रस्ट लीवर फेल हो चुका है। ये प्लेन अभी अभी टेक ऑफ किया था, इसीलिए इसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी कि पायलट्स प्लेन को संभाल पाते। हाई एल्टीट्यूड में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्लेन को गिरने में भी काफी समय लगता है, और इस समय का इस्तेमाल करके पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एडवांटेज नहीं मिला। देखते ही देखते प्लेन 90 डिग्री में झुक गया और सीधे नोज के बल धरती की ओर गिरने लगा। इस प्लेन के गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कॉकपिट में ओवर स्पीड अलार्म को बजना चाहिए था, लेकिन ये अलार्म नहीं बजा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
सपोज आप किसी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं और दो लोग आपको मारने के लिए आ रहा है। एक के पास डंडा है और दूसरे के पास तलवार। आपके पास सेफ्टी के लिए एक बंदूक है जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को ही मार पाओगे। तो आप बताइए कि आप अपनी जान बचाने के लिए पहले किसको मारोगे? वेल, यहाँ पर 100% आप तलवार वाले को ही मारोगे, क्योंकि उसके तलवार के वार से आपकी जान जा सकती है, लेकिन डंडे की मार से थोड़ी बहुत चोटें आएगी और कुछ भी नहीं होने वाला। सीधे शब्दों में कहें तो आपने यहाँ पर एक डिसीजन लिया कि किसमें कम खतरा है और किसमें अधिक। इसी कहानी को अप्लाई करते हैं प्लेन के ऊपर। जब ये प्लेन लेफ्ट की ओर झुकने लगा तब पायलट ने प्लेन के योक को पकड़कर प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया, जिसकी वजह से ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक उसी समय प्लेन का स्पीड भी बढ़ चुका था और उसी वक्त ओवर स्पीड अलार्म को भी बजना चाहिए था। अब यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कंडीशन हो गया कि खतरा किस में अधिक है, तलवार वाले से या डंडा वाले से, ओवर स्पीड से या ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने की वजह से। वेल, यहाँ पर आप तो एक इंसान हैं, आप खुद के दिमाग से समझ सकते हैं, लेकिन प्लेन के कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता। वो तो वही डिसीजन लेगा जो एयरबस ने इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए प्रोग्राम किया है। वेल, यहाँ पर एयरबस ने ओवर स्पीड को कम और ऑटो पायलट का डिस्कनेक्ट होने को अधिक खतरा बताया। इसलिए पहले से ही ये प्रोग्राम किया गया था कि अगर ये दोनों प्रॉब्लम एक समय में हो जाए तो ओवर स्पीड अलार्म को चुप रहना पड़ेगा और ऑटो पायलट का अलार्म कॉकपिट में बज सकता है। वेल दोस्तों, यही वजह है कि हादसे के वक्त ओवर स्पीड अलार्म नहीं बजा, लेकिन यहाँ पर GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम को भी बजना चाहिए था, वो भी नहीं बजा। वेल, इसका भी एक साइंटिफिक कारण है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। GPWS का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लेन के निचले हिस्से में एक सेंसर लगा होता है जो धरती की ओर रेडियो सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल धरती से टकराकर वापस प्लेन तक पहुंचती है और इस तरह से प्लेन को पता चल जाता है कि प्लेन ग्राउंड की ओर बढ़ रहा है। अगर प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन नहीं है तो ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अगर ग्राउंड की तरफ लैंडिंग करने के लिए आ रहे हो तो लैंडिंग गियर को डाउन करो, और अगर लैंडिंग नहीं करना है तो नीचे क्यों आ रहे हो। इसलिए वो कॉकपिट में अलार्म बजा देता है। लेकिन फ्लाइट 371 में ये अलार्म नहीं बजा, क्योंकि इस प्लेन का वो हिस्सा जिसमें ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का सेंसर लगा हुआ था, वो सिग्नल को ग्राउंड की ओर भेज ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्लेन गिरते समय उल्टा होकर नीचे की ओर गिर रहा था। इसलिए GPWS सेंसर को ये पता ही नहीं चला कि प्लेन नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, इसलिए ये अलार्म भी खामोश रहा। तो अब पूरी कहानी आईने के समान साफ हो चुका होगा। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन के ATS यानी कि ऑटो थ्रस्ट सिस्टम में गड़बड़ी बताया गया। इवन पायलट्स पर भी ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से देखा नहीं। इवन जो फर्स्ट ऑफिसर थे जो प्लेन उड़ा रहे थे, उन्होंने हमेशा वेस्टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, जबकि फ्लाइट 371 का इंडिकेटर पूरा का पूरा उल्टा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन रोल कर रहा है, ऐसे में वेस्टर्न और सोवियत इंडिकेटर कुछ इस तरह से इंडिकेट करेगा। ऐसे में अगर आपको आदत है इस बीच के ब्लैक लाइन को सीधा देखने की, तो जैसे ही हम इसे सीधा करेंगे प्लेन का डायरेक्शन उल्टा शो करने लगेगा। इन्वेस्टिगेशन की टीम का ये मानना था कि फर्स्ट ऑफिसर के लिए ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग करने वाला समय रहा होगा। हालांकि दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि पायलट्स की उतनी गलती है जितनी की एयरबस की। एक सवाल का जवाब आज भी एयरबस के पास नहीं है। सवाल ये कि क्यों लोगों के मरने का इंतजार किया जाता है, तब जाकर गलतियां सुधारते हो। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।